गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का 4th चैप्टर एयर। एयर के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि एयर जो है वो कई सारे गैसेस का मिक्सचर होता है। ये हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम एयर में डिफरेंट काइंड ऑफ जो गैस होती हैं उनमें जो ऑक्सीजन होता है हम उसको ब्रीथ इन करते हैं। तो सबसे पहले हमारा है कि एटमॉस्फेयर होता क्या है, ठीक है। तो अगर कहा जाए कि हमारा जो अर्थ है उसके चारों तरफ एयर की ना एक बहुत ही मोटी सी जो है ब्लैंकेट टाइप की लेयर है, ठीक है। तो उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। और एटमॉस्फेयर जो है वो लिविंग बीइंग के लिए बहुत ज़रूरी है, उनके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एटमॉस्फेयर से एक तो हम एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसको हम ब्रीथ इन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम ब्रीथ आउट करते हैं, एक्सहेल करते हैं। फिर एटमॉस्फेयर में ही क्या बोलते हैं ओजोन की लेयर है जो हमें की सन की रेज से बचाती है। प्लस एटमॉस्फेयर में जो एयर है ढेर सारी वो क्या करती है, हीट को कैप्चर करती है, जिससे कि क्या होता है हमारा जो अर्थ है बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं रहता है। मीन्स अगर हीट कैप्चर ना किया जाए तो क्या होता है कि सारे के सारे रुके बताते हैं आपको। जैसे कि ये अर्थ है और यहाँ से सन की रेज़ आ रही है और जब यहाँ से टकराती है तो ये इसके चारों तरफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। जब ये टकराती है यहाँ पे रेज़ तो फिर वहाँ से वापस जाने लगती है। जब वापस जाती है तो इसका जो कुछ अमाउंट है हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो इसको कैप्चर कर लेता है। और हीट को रोके रखने से क्या होता है कि हमारे अर्थ पे जीवन के लिए जितना सफिशेंट हीट है वो मिल जाता है। वरना जैसे कि मून है, ठीक है, मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है तो मून पे क्या होता है कि जब सन की रेज़ आती है तो दिन में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है और वहाँ पे एटमॉस्फेयर है नहीं तो हीट कोई एब्जॉर्ब करने वाला है नहीं। तो इसलिए जब रात होती है तो रात को वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाता है। वहाँ पे इनफैक्ट रात को -180 डिग्री तक टेम्परेचर पहुँच जाता है। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। इस एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस है और कितनी ज़्यादा अमाउंट में है, कितने अमाउंट में है, ठीक है। तो आप ये ग्राफ देख रहे होंगे, इसमें आप देखिए कि जो सबसे ज़्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है 78%। ये याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन 78% है। अक्सर क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ऑक्सीजन जो है 21% है। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे ये एकदम छोटी सी जो लाइन दिख रही है ये है कार्बन डाइऑक्साइड की, देखें रेड कलर की, ये कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि केवल 0.03% है। इसके बाद यहाँ पे आप जो येलो एरिया देख रहे हैं वो है ऑर्गन जो कि 0.93% है। और जो यहाँ पे आप रेड सा देख रहे हैं रेड लाइनिंग, ये जो है इसमें अलग अलग तरह की ढेर सारी गैसेस हैं। तो वो जो अदर गैसेस का मिक्सचर है वो पूरा है टोटल 0.04%, ठीक है। हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन ये सब तो लेस अमाउंट में पाए जाते हैं। लेकिन इसके अलावा हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस, डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस, टाइनी डस्ट पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं। अब जो नाइट्रोजन है जो कि सबसे ज़्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, हम इसका बहुत ही लिटिल अमाउंट जो है क्या कहते हैं अपने ऑक्सीजन के साथ हम इनहेल कर लेते हैं, मीन्स सांस लेते हैं तो वो हमारे अंदर चली जाती है लंग्स में और जब बाहर निकालते हैं तो वो निकल जाती है। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के लिए जो नाइट्रोजन होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। लेकिन प्लांट्स क्या कहते हैं एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को नहीं ले पाते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि कुछ प्लांट्स जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं जो कि दाल वाले होते हैं, दलहन होते हैं ना प्लांट, तो उसमें क्या होता है जैसे कि उनकी जो जड़ों में नोड्यूल्स बने रहते हैं। जैसे प्लांट है, प्लांट की जड़ है, ठीक है, और उसकी जड़ में गोल गोल नोड्यूल्स बने होते हैं। नोड्यूल्स में एक बैक्टीरिया होता है जिसको कहते हैं हम राइजोबियम, ठीक है। तो जो राइजोबियम होते हैं वो क्या करते हैं नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन ले करके
उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं और सॉइल में छोड़ देते हैं। अब जैसे नाइट्रोजन इन्होंने यहाँ से नाइट्रोजन लिया और इसको फिर यहाँ कन्वर्ट करके सॉइल में छोड़ दिया। अब जब सॉइल में छोड़ दिया तो इस पेड़ ने क्या किया, प्लांट ने इस नाइट्रोजन को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से जो बैक्टीरिया हैं बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं नाइट्रोजन को एब्जॉर्व करने में। ठीक है, इसके बाद जो आता है सेकंड जो सबसे ज़्यादा मिलता है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो हमें पता ही है कि ये सारे ह्यूमंस और एनिमल्स जो हैं वो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, ब्रीथ के साथ लेते हैं। ठीक है, अब अगर देखा जाए ऑक्सीजन जो है सारा का सारा अगर हम लेके सांस ले लेके ख़त्म हो जाएगा, सब जगह कार्बन डाइऑक्साइड हम निकालते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड सारे एटमॉस्फेयर में फैल जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता है? वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है तो उसमें क्या कहते हैं, ऑक्सीजन को वो लोग रिलीज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वो लोग इनहेल करते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को वो लोग लेते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, तो और उस ऑक्सीजन को सारे एनिमल्स यूज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस बना रहता है एटमॉस्फेयर में। लेकिन जब कभी कभी हम क्या करते हैं, इस बैलेंस को गड़बड़ कर देते हैं। वो कैसे करते हैं, फ्यूल्स जो होते हैं जैसे कि कोल है, ऑयल है, इन सबको जब हम बर्न करते हैं तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और इस तरह से क्या कहते हैं, और जो इंडस्ट्रीज़ होती है उसकी चिमनी से जो धुआं निकलता है, कार चलती है उससे जो धुआं निकलता है, मीन्स बहुत सारे बिलियंस एक्टिविटीज़ हैं जिनसे कि क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर में हर साल बिलियन ऑफ टन्स के हिसाब से बढ़ रहा है, जो कि क्या बोलते हैं कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ा रहा है, जो कि हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। अब ये कैसे हार्मफुल है, यहाँ पे देखिए बात करते हैं। यहाँ पे ग्रीन हाउस, अब होता क्या है कि जो ग्रीन हाउस है, ठीक है, ये हमारा अर्थ है। ठीक है, और यहाँ पे एटमॉस्फेयर में इसके चारों ओर से घेर रखा है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, सन की रेज आई, ठीक, और ये आपका अर्थ है, ये आपका एटमॉस्फेयर है, सन की रेज आई और यहाँ से धरती से टकराई, फिर ये वापस चली गई। ठीक है, जब ये वापस चली गई तो जो ये एटमॉस्फेयर है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, वो क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और अर्थ को हमारे गर्म रखता है। लेकिन अगर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी मात्रा बढ़ जाएगी, तो जब बढ़ जाती है तो ये क्या, इसको हीट को ज़्यादा हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि अर्थ ज़्यादा गर्म होने लगती है। अब सबसे बड़ी बात, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ये क्या करता है, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट बनाता है। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि नर्सरी में जहाँ पेड़ पौधे उगाए जाते हैं वहाँ पे क्या किया जाता है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि जो बहुत स्लो चलते हैं, जिनको ठंड ज़्यादा नहीं चाहिए होती है, उनको क्या होता है, एक ग्रीन कलर का कपड़ा डाला रहता है या फिर कोई पॉलीथीन डाली रहती है, वहाँ के अंदर शेड में रखा जाता है, मतलब सेमी शेड रहता है, वहाँ पे सन की लाइट भी आती है दिन के टाइम पे, और रात को क्या होता है, वो एरिया गर्म रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि वो जो हीट है वो अंदर एब्जॉर्ब होगी, वो बाहर जा नहीं पा रही है, तो इसलिए वो एरिया गर्म रहता है, उसके बाहर का एरिया ठंडा रहता है। तो सेम यहाँ पे कंडीशन होती है, तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ये एक नंबर का क्वेश्चन ज़रूर आता है कि कौन सी गैस है जिसे ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है। अब जब ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड ने सब एब्जॉर्ब कर लिया, तो हीट की वजह से अर्थ जो है ज़रूरत से ज़्यादा गर्म होने लगी। ज़रूरत से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसने क्या किया, ज़रूरत से ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लिया, तो अर्थ ज़्यादा गर्म हो गई। अब अर्थ ज़्यादा गर्म होने से क्या होता है कि अर्थ पे तरह तरह के माउंटेन्स भी हैं। माउंटेन्स पे क्या है, स्नो रहती है। जो स्नो रहती है, गर्मी से स्नो मेल्ट होती रहती है, तो ये नदी के रास्ते होते हुए समुद्र में ये सारा जो आइस है वो आ जाता है, मतलब पानी के फॉर्म में आ जाता है। अब जब
पानी के फॉर्म में आ गया तो समुद्र में जो है ज़रूरत से ज़्यादा पानी हो गया तो क्या होता है, ये जो समुद्र है अब ये बढ़ जाता है। अगर समुद्र बढ़ गया तो समुद्र के किनारे का जो कोस्टल एरिया है वो क्या होता है, वो डूबने का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ये भी आता है क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर क्या है, तो आप फिगर में देख रहे होंगे कि जो इसमें सबसे नीचे की लेयर है उसको कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। वो एक्चुअली ये जो स्ट्रक्चर है एटमॉस्फेयर का, इसको फाइव भागों में 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे जो नीचे की लेयर है वो है ट्रोपोस्फेयर। जो ट्रोपोस्फेयर है उसकी हाइट है 13 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो है 13 किलोमीटर। और इसमें एयर एग्जिस्ट करती है और इसमें सारे वेदर फिनोमिना होते हैं। सारे वेदर फिनोमिना मीन्स इसमें बारिश भी होती है, इसमें बिजली भी चमकती है, इसमें ओले भी पड़ते हैं, फॉग भी होता है। मतलब जितने भी वेदर फिनोमिना है सब का सब ट्रोपोस्फेयर में होता है, याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन ये जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर ये ज़रूर पूछा जाता है, आपको अभी भी पूछा जाएगा। जब आप बड़े हो जाएंगे, बड़े अदर कंपटीशन के एग्ज़ाम देंगे तो उसमें ज़रूर पूछे जाते हैं ये स्ट्रक्चर से रिलेटेड, तो इसको आप डाउटफुल नहीं रहिएगा। इसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फेयर। तो जो स्ट्रेटोस्फेयर है ये ट्रोपोस्फेयर के ऊपर की लेयर है और ये जो है ये 50 किलोमीटर इसकी रेंज पड़ती है। ठीक है, और इसमें ओजोन लेयर भी है। ओजोन लेयर क्या करती है, जो सन की अल्ट्रा वायलेट रेज़ है उसको कैप्चर करके वापस कर देती है, धरती पे नहीं आने देती है। और ये जो है इसमें कोई भी वेदर फिनोमिना नहीं होता है, मीन्स इसमें बारिश नहीं होती है, इसमें बादल नहीं होते हैं, इसमें कुछ भी नहीं होता है। क्या ये जो है एरोप्लेन उड़ाने के लिए एकदम आइडियल कंडीशन में है। मीन्स अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन कि एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर में कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें कि एरोप्लेन उड़ाया जा सकता है, तो वो है स्ट्रेटोस्फेयर। थर्ड है मेसोस्फेयर, जो कि स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर का पार्ट है। इसमें क्या होता है कि इसकी हाइट है 80 किलोमीटर। ठीक है, इसकी हाइट 80 किलोमीटर है। और इसमें क्या होता है, ये जो मीटराइट्स होते हैं ना, वो इसमें जब आते हैं स्पेस से, जैसे स्पेस से आ रहे हैं तो इसमें आते हुए बर्न होना शुरू हो जाते हैं, मतलब जलना शुरू हो जाते हैं। तो आप याद इसमें भी यही क्वेश्चन बनता है कि ये मीटराइट्स कौन से स्फेयर में जलना शुरू हो जाते हैं, तो मेसोस्फेयर आप याद रखिएगा। एम फॉर मीटराइट, एम फॉर मेसोस्फेयर। ठीक है, इसके बाद आता है थर्मोस्फेयर। थर्मो जो स्फेयर है इसकी हाइट 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक है। ठीक है, और ये जो है रेडियो ट्रांसमिशन में हेल्प करती है। रेडियो ट्रांसमिशन में कैसे हेल्प करती है कि जो अर्थ से रेडियो ट्रांसमिशन सिग्नल भेजा जाता है वो सिग्नल यहाँ पे आकर के फिर यहाँ से वापस से बैक होता है। जैसे हम लोग देश देखते हैं, टीवी वगैरह देखते हैं या फिर वायरलेस बातें करते हैं, तो क्या करते हैं, जो आता है जो उसके सिग्नल्स होते हैं वो यहाँ से थर्मोस्फेयर तक जाते हैं और फिर वहाँ से वापस स्टेशन तक चले जाते हैं, जिसको कि कैच कर लिया जाता है। इस तरह से बातें होती हैं, रेडियो ट्रांसमिशन के काम आता है। इसके बाद आता है एक्सोस्फेयर। ये जो है सबसे पतली लेयर होती है और इस लेयर में जो एकदम लाइट गैसेज हैं जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, वो क्या कहते हैं, वो इसमें फ्लोट करती रहती हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, इस लेयर में आप लोग कोई कंफ्यूज मत होइएगा और स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर जो है वो आप बहुत अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।